नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रही हो, लेकिन यह तभी धरातल पर संभव हो पाएगा जब उसके अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला महाराजगंज जनपद के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सामने आया है, जहां सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा PMGSY योजना में अभी 6 महीने पहले ही एक सड़क बनाई गई और वह सड़क लगभग 6 करोड़ की लागत से बनी है। उसके साथ पुलिया भी बनाई गई है, लेकिन निर्माण की क्वालिटी इतनी खराब थी कि बरसात भी की एक भी थपेड़ नहीं झेल पाई और सड़क और पूरी तरह से धराशायी हो गई। पुलिया का तो कहीं आता पता नहीं चला। अगर बिहार में पुल बह रहा है तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सड़क के साथ पुलिया भी पानी में तैरती नजर आ रही है। इस सड़क के कट जाने से हजारों लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस विभाग के जिले के बड़े जिम्मेदार अधिकारी जनता की समस्या को दूर करने की तो बात अलग है, अब एक तक इस पर कोई झांकने तक नहीं गया। ग्रामीणों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से महत्वपूर्ण सड़क जो अभी सिर्फ 6 महीने पहले बनी वो ध्वस्त हो गई। इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जनपद महाराजगंज से सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां RS डिपार्टमेंट के द्वारा 6 करोड़ की लागत से PMGSY योजना के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण मात्र 6 महीने पहले किया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अभी 6 माह ही नहीं हो पाया था, सड़क ध्वस्त हो गई और उस पर बना पुलिया पानी में गोता लगाने लगा। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है, लेकिन अधिकारी जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल लगा पाना संभव नहीं है। ग्रामीणों की माने इस रास्ते से तमाम लोग आते जाते हैं, इससे हजारों लोगों को यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 6 माह पूर्व बनी ये महत्वपूर्ण सड़क अगर 6 माह में ही समाप्त हो जाएगी तो कितना बड़ा सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। अधिकारी किस प्रकार से इसका संज्ञान लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी के देवरिया में सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने सुदर्शन संवाददाता गौरीशंकर जायसवाल से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें दूसरी बार देश के बड़े पंचायत में भेजा है और वे सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और साथ ही कहा है कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में बिजली, तहसील और थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में काम करेंगे। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। दुख प्रकट करते हैं और प्रदेश की सरकार इस मामले में पूरी तरह से निकम्मा साबित हुई है। मौका दी है लोगों को भीड़ लगाने के नाम पर। अब सरकार के ऊपर बनता है कि वो किस तरह की कार्रवाई होती है और दोषियों पर अब तक बुलडोजर नहीं चला। आखिर अब सरकार का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है क्या? होने वाले चुनाव में, उपचुनाव में आप लोगों का कैसे मिलेगा? प्रदेश में होने वाला उपचुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और NDA का दम उत्तर प्रदेश की जनता ने तोड़ करके उत्तर प्रदेश के पहले नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया। और मैं आपके देश के मायने में कहना चाहता हूं, अगर देश की जनता जानती कि इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर है तो NDA 100 सीट पर सिमट जाता। तो अब तो जनता ने देख लिया कि इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी है, इसलिए और भी लोग जुड़ रहे हैं और यूपी का जो 10 सीट है इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सफाई से सड़कें बनी, 5 बरस तक उसको ठेकेदार को उसका संरक्षण करना है, लेकिन वो सड़कें भी धंस गई। जो लिंक रोड है, गांव की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त नहीं हुई। नारा भले लगता रहा, लेकिन आज हमारे संसदीय क्षेत्र के ऐसे इलाके हैं, आप भागलपुर से रेवली चले जाइए, आप जिरासो चले जाइए, आप पिंडी की तरफ जाइए, इतनी खराब सड़क है कि आप जा नहीं सकते। तो सड़कों की दशा बहुत खराब है, इस पर भी मेरी अधिकारियों से बात हो चुकी है और इसकी लड़ाई लड़ना है। तो इस तरह से जो जनता की समस्या है वही मेरी समस्या है। सदन से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी से जो सलेमपुर के सांसद चुने गए हैं रमाशंकर विद्यार्थी जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जब सांसद चुने गए तो कितनी खुशी है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के
संपूर्ण नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनकी बदौलत मुझे दूसरी बार संसद में जाने का अवसर मिला। जहां तक खुशी का सवाल है, तो स्वाभाविक है कि जब हमारे लोकसभा की 4.25 लाख जनता खुश होकर मुझे जिताई, तो उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। और देश के पार्लियामेंट में मेरा चुनाव देश की जनता ही लोकसभा क्षेत्र की जनता ही लड़ रही थी, उन्हीं के बल पर चुनाव जीता। आज देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष दिया है। अब सत्ता की मनमानी नहीं चलेगी। अब असंवैधानिक काम करने में सत्ता को डर लगेगा। अब हमारे देश की नवरत्न कंपनियां नहीं बिकेंगी और सदन में स्पीकर का पद, परंपरा रही है कि विपक्ष को दिया जाए डिप्टी स्पीकर का पद, लेकिन सरकार अभी उस पर मौन है। पहली सदन जब चली तो ये मामला था कि राष्ट्रपति का भाषण खत्म हो जाए, उसके बाद से अग्निवीर योजना पर चर्चा होगी, लेकिन अचानक 3 तारीख को सदन स्थगित हो गया और हम लोग अपने जनता में जाने के बाद, जब जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो 4 चीजों से मैं अपने क्षेत्र की जनता को निजात दिलाना चाहता हूँ। पहला तो यह कि थाने और तहसील में ऐसा भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा, प्रभावशाली को न्याय मिल रहा। इसके खिलाफ मुझे संघर्ष करना है। अधिकारियों से बात कर रहा हूं, अगर नहीं सुना गया तो इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। दूसरी समस्या बिजली की थी, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार और खेला हो रहा। जहां 100 केवी के ट्रांसफार्मर की 100 केवीए की ट्रांसफार्मर की जहां जरूरत है वहां 63 का लगा दिया, जहां 63 की जरूरत है वहां 25 का लगा दिया, जहां 25 की जरूरत है वहां 10 का लगा दिया। ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर इस गर्मी के में हर 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पर जल रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर 5-5 दिन पर बना रहे हैं, 5-5 बार बना रहे हैं। सरकार कहती है कि ऑनलाइन करिए, हम 48 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे, लेकिन 20-20 दिन हो रहा है फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। तो जो खपत गांव की है, जो उपभोक्ता की खपत है, उसके हिसाब से एक ही बार क्षमतावान ट्रांसफार्मर लगा देती तो रोज रोज ट्रांसफार्मर उतारो, बनाओ, कितना उसका कैरेज बढ़ रहा है, उसकी कितनी लागत बढ़ रही है। तीसरी समस्या है कि हॉस्पिटलों में हमारे जनपद में सदर हॉस्पिटल नहीं है। मैं समझता हूं कि देश का ये पहला जिला है जहां जिला अस्पताल नहीं। जिला अस्पताल को ही कब्जा करा दिया मेडिकल कॉलेज से। जिला अस्पताल गरीबों के पहुंच में था, कुछ जिला अस्पताल संभालता और कुछ मेडिकल कॉलेज संभालता तो हमारे जनपद के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती। लेकिन यहाँ जिला अस्पताल खत्म कर दिया, दवाई नहीं है, हॉस्पिटलों में संसाधन नहीं है, और जो सीएससी हैं, जो जनपद के सीएससी हैं, उनकी वही दशा खराब है। यूपी के कानपुर में हिंदू पत्नी के रहते मुस्लिम महिला से संबंध बनाने की घटना सामने आई है। बता दें कि पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। इसको लेकर सिपाही रविंद्र कुमार के परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही यहाँ धर्म परिवर्तन का शक जताया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के गिरोह में सिपाही को फंसा बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर पत्नी व माँ बाप ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और बताया है कि शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे समुदाय की महिला से अवैध संबंध है। पत्नी का आरोप है कि 2 बार जान से मारने का प्रयास कर चुका है। पत्नी ने 7 माह पहले शिकायत की थी, जिसके बाद थाना जाजमाऊ से सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। जो क्या नाम पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे, तो उन्होंने मतलब कि दूसरी शादी कर रखी है। जो क्या नाम उस लड़की का नाम है सूफिया परवीन उर्फ शिवा परवीन उर्फ अकीरा, ये उसके नाम है। जो क्या नाम चमनगंज की है, उसका मकान नंबर 365 है, मतलब 115/300, मतलब इतना है। तो उसके साथ में यही रह रहे हैं। और मेरी शादी 2014 में हुई थी, तो 9-10 साल से मेरे साथ रहे। 1 साल पहले मुझे पता चला इनका मैटर, और मेरे बच्चा भी 9 साल के बाद हुआ। तो 12 दिन का मेरा बच्चा छोड़ के उसी के साथ में रह रहे, ना कमरे पे आते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कोई रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी कर रहे। और जब भी आते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस पे रहती है हमेशा।
तो वो ये कहती है इसे मार डालो, कुछ भी कर डालो, कम से कम ये रास्ते का कांटा हट जाए तो कम से कम हम दोनों अच्छे से रहने लगे। तो जब भी आते कभी कम से कम 3 बार तो उन्होंने जान से मारने की कोशिश की हमेशा। तो एक बार तो फांसी लगाने की और एक बार बाइक चढ़ा दी पैरों पे और एक बार आग लगाने की कोशिश की। तो कैसे भी मैं बच गए। तो अभी भी उन्हीं के साथ रह रही हूँ, उस महिला के साथ। गई थी, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा, अभी देखो क्या कार्रवाई होती, देके तो आए हैं पर मुझे तो 1 साल हो गया भागते भागते, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाई है आपने आपके परिवार ने? लगाई है, अब देखो क्या पहुंचा नहीं पहुंचा। क्या कहा है आपने? क्या मांगे की है, क्या मांगे रखी है आपकी मुख्यमंत्री से गुहार? मांगे ये रखी है कि मतलब कि ये हिंदू धर्म की जो हानि हो रही है, जो धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बन रहे हैं, कम से कम उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाए, मेरा परिवार बच जाए। साइड कर लेंगे और क्या करेंगे अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो। जब ये लोग कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, क्या करेंगे? 1 साल हो गया मुझे भागते भागते। आप किन किन अधिकारियों से मिली कानपुर में? कानपुर में इतना तो ADG वगैरह से मिले जो होते, अब इतनी मुझे जानकारी नहीं, पर हर किसी अधिकारी से मिले। यहाँ की महिला थाने में भी चला है, परिवार परामर्श में भी चला है, वहाँ पे भी इन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ में। कहाँ पे तैनात है वो? अभी तो वहाँ पे जाजमऊ थाना में, पर 14 जून को एप्लीकेशन दी थी तो वो लाइन हाजिर हो गए हैं अभी तो, और इस कोतवाली में भी मैंने दी थी। यूपी के रायबरेली में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना थाना अटौरा चौकी के गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र में बंदई का पूर्वा की है, जहां गांव की एक लड़की दुकान पर ठंडा लेने आई तो वहां पर मौजूद कुछ मनचले दबंगों ने लड़की के साथ बदसलूकी की। लड़की ने घर जाकर सारी आप बीती सुनाई, जिसके चलते भाइयों द्वारा विरोध करने पर दबंगों ने उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों को घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए सोनू मारे में। सोनू कौन है ये उनके भाई हैं। छोटे काहे मारे हैं? सब हमें बहन चले चाहते रहे, हम बचवानते उनको मारे। खबर जनपद चंदौली से है, जहां मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल को स्थिति दयनीय नजर आई है। बता दें कि सुदर्शन टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जिला अस्पताल के वार्डों में गंदगी के अंबार के साथ ही टूटे स्ट्रेचर के बीच इलाज होते हुए मरीज मिले। स्थिति इस कदर विभत्स नजर आ रही है कि मरीजों और बीमारदारों को जिला अस्पताल की स्थिति और ज्यादा बीमार बना देगी। हालांकि शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे CMS बदहाल स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो स्थिति देख खुद भौचक्के रह गए। उन्होंने कर्फ्यू को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें, जिला अस्पताल के वार्डों में गंदगी, टूटे स्ट्रेचर, इलाज के साथ ही जल जमाव के नई जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। चंदौली मुख्यालय पे बड़ी विद्यालय है और सुबह से टीम आई है यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। अब CMS साहब भी यहाँ पे आए। CMS साहब यहाँ पे टूटा स्ट्रेचर और साफ सफाई नहीं इससे क्या करेंगे? स्ट्रेचर तो सभी मरम्मत करा दिए गए हैं। स्ट्रेचर की क्वालिटी जो बहुत पहले आई हुई है, इसमें पुअर है कि इसकी पहिया जहाँ पे जाता है टूट जाता है, तो इसको हम सब लोग जो है हर हफ्ते जो है डेली वेल्डिंग करवाते हैं, ये भी टूट जाते हैं। बाकी नए के लिए जो है ऑर्डर हो चुके हैं, इसमें स्ट्रेचर भी है और भी है, वो ऑर्डर लगा वो आ रहा है। शेर साहब एक चीज और कहना चाहेंगे, जो स्ट्रेचर है उसपे ब्लड सीटर लगा हुआ है और अक्सर देखा जाता है कि सफाई एकदम शून्य है, आप ऊपर बैठते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती है, ये कहाँ पे और इसके लिए सफाई के लिए देखिए हर जगह जो है अलग अलग इंचार्ज बनाए गए हैं। जैसे वार्ड के इंचार्ज हमारे दूसरे इंचार्ज है, ऊपर का है वो अलग है, और हर जगह वार्ड में जो है इमरजेंसी का इंचार्ज अलग है। तो बाहर काफी जल जमाव है और मरीज भी परेशान है, परिवार जल के लिए बाकी सफाई तो हम अब आज लगे हुए सब करवा रहे हैं, टोटली जो है इसलिए अलग से आदमी बुला के करवा रहे हैं, ट्रैक्टर बुला के जितना है सब करवा रहे हैं। और पानी निकलने के लिए समस्या ये कहीं से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अब उसके लिए भी या तो कोई बड़े स्तर से कोई काम हो, शासन मतलब जो है प्रशासन स्तर से हो, कोई ऐसा लिफ्टिंग पंप वगैरह सिस्टम हो जिससे कि इसको कहीं उठा के कहीं बाले, कहीं भी इसको मतलब टोटल एरिया जो डाउन एरिया है या साल का, तो आगे इसमें क्या कहा जाएगा? कार्रवाई होगी एकदम होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पानी जहाँ भी इकट्ठा हो रहा है उसको फिर हम इसको ड्रेनेज करके ड्रेनेज में पंप लगा के उसको लिफ्ट करके उसको जो है अब आगे जहाँ भी इसका सुविधा होगी, जैसे नहर हमारा है
दूधनाथ नाला वहाँ तक उसको पहुँचाने की करेंगे कोशिश, जिससे पानी जो है अगर भरता है तुरंत वो निकल जाए। खबर यूपी के जालौन में रेडर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 50 किलो 639 ग्राम अवैध गांजा सहित 2 तस्करों को दबोचा गया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जारी चेकिंग अभियान में थाना रेडर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। साथ ही मौके से 22 लाख रुपए की कीमत का एक बोलेरो गाड़ी में 50 किलो 639 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया और मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। साथियों, जालौन पुलिस का जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है, उसी कड़ी में सूचना मिल रही थी कि गांजा तस्करों का एक दुर्दांत गिरोह और उड़ीसा से गांजा लेके और यहाँ कानपुर देहात औरैया व जालौन में बेचने के फिराक में आ रहा है। इस सूचना पर एसओजी ने व रेंडर पुलिस ने काम किया, वर्क किया। उस गाड़ी को, बोलेरो गाड़ी को ट्रेस किया, इंटरसेप्ट किया और उसकी तलाशी जब ली गई, जो अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके तलाशी ली गई, तो उस बोलेरो गाड़ी में अंदर केबिन में छिपा के बने हुए जगह पे 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं, ये गांजा उड़ीसा से लेके आए थे और यहाँ इसे खपाना चाहते थे। इसमें आगे और भी इनसे पूछताछ हो रही है। इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और जो पूरी लिंकेज है वो पता करके जो भी इस काम में इन्वॉल्व है उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये कोई गैंग है या फिर ये 2 लोग अकेले? नहीं, ये एक पूरा गैंग है जिसके 2 सदस्य अभी हमारी गिरफ्त में हैं और इनका काम है गांजे की तस्करी करना। उड़ीसा से माल लेके आते हैं, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसको खपाने का प्रयास ही करना। सर, क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? इनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ। वह बोलेरो गाड़ी, एक बोलेरो गाड़ी है जिसमें एक केबिन बना हुआ है जिसमें ये छिपा के लाते हैं कि चेकिंग के दौरान न पकड़ा जाए। वो बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास भी पता लगा है। इन पे आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न प्रदेशों में और भी जानकारी इनसे ली जा रही है। सर, पकड़े गए गांजे की कीमत क्या होगी? जो गांजा पकड़ा गया उसकी बाजार में कीमत इस समय करीब 22 लाख रुपये है। सर, पकड़े गई टीम को इनाम? जो टीम, एसओजी टीम और रेंडर पुलिस ने जो काम किया उसके लिए डीआई सर को संस्तुति की गई है और इनको जल्द इनाम भी दिया जाएगा इस अच्छे वर्क के। यूपी के मोदीनगर थाना भोजपुर में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्यारोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। मोदीनगर एसपी ज्ञान प्रकाश राव ने बताया है कि पुलिस पूछताछ में पता चला है कि मुकीमपुर गांव निवासी छोटे भाई भूपेंद्र और बड़े भाई पुष्पेंद्र का चचेरी बहन के घर आने जाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जहां पहले में भी विवाद हुआ। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर गाजियाबाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। यूपी के हरदोई जनपद में खुलेआम चोरों के द्वारा हरदोई पुलिस को चुनौती देने का मामला सामने आया है। वहां बीती रात श्री राम जानकर मंदिर से अज्ञात चोरों ने मंदिर का घंटा धारदार हथियार से काटकर चुरा लिया। सांडी कोतवाली क्षेत्र में 1 महीने में लगभग 4 मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और पुलिस से मामले पर कार्रवाई की मांग जारी है। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ मंदिर का। और सुबह घंटा था, 10 बजे तक था। उसके बाद शाम को मैं पूजा करने आया तो घंटा गायब था और कुंडी कटी हुई पड़ी थी। राम जानकी मंदिर, मोहल्ला सरामुल्लागंज, देवल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सावन आने से पहले शिव मंदिर की सड़क को गड्ढा मुक्त करने की मांग की जा रही है। बता दें कि लगभग 15 दिनों के बाद सावन मेला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर खीरी प्रशासन और तहसील प्रशासन सजगता भी दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते खीरी जिलाधिकारी सीडीओ एसपी ने पुराने शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद पर्यटन विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कॉरिडोर के संबंध में जानकारी ली और कॉरिडोर का नक्शा देखा और वहीं सावन के मेले में दर्शनार्थियों को किसी भी तरह से कोई समस्या न आए, उसके चलते मंदिर प्रांगण की भी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। नगर पालिका गोला कार्यालय में आज गोला मंदिर में जो मेला होता है श्रावण मास में, जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ आती है अन्य जनपदों से, उसकी तैयारी को लेकर के बैठक की गई। परंपरागत रूप से ये हर साल मेला होता है और अगले साल मुझे लगता है नवीन कॉरिडोर बन चुका होगा, तो परंपरागत अवस्था का शायद ये आखिरी इस तरह का आयोजन होगा। आज की बैठक में माननीय विधायक श्री गिरी जी ने भी प्रतिभाग किया और हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की कि किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वप्रथम सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सड़कों पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए दुकानदारों द्वारा,
साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। सबके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो मेले के आयोजन में पूरा सहयोग करेंगे। जहां तक चिकित्सीय व्यवस्था है उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सीएमओ द्वारा एम्बुलेंसेस खड़ी की जाएंगी और उसमें सभी महत्वपूर्ण दवाइयां होंगी और पूरे कार्यक्रम को सकुशल ढंग से आयोजित किया जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना आए। कई सारे ऐसे नए अधिकारी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पहली बार इस मेले को करेंगे, उनको भी सजग कर दिया गया है कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें। और सबको ये भी कहा है कि अभी हमारे पास काफी समय है। आज 6 तारीख है और 22 तारीख से लगभग 15 दिन है हमारे पास। तो और भी कोई शिकायत है, कोई भी ऐसा विषय है जिसमें ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है तो तत्काल हमें बताएं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। खबर पलिया से है, जहां रविवार को शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने पर पलिया तहसील के गांव आजाद नगर चापू बन गया है। जलस्तर बढ़ने की सूचना पर डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी अपने राजस्व दल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। बाढ़ की संभावित विभाषिका नदियों में बढ़ने वाले जलस्तर को लेकर डीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रबंधन और जनजीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को न केवल विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं बल्कि एसडीएम से नियमित संवाद कर जानकारी भी ली जा रही है। खबर बिहार के शिवहर से है, जहां बुधवार की सुबह शिवहर से दिल्ली जा रही बस नमस्ते बिहार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है, जहां बेहटा मुजावर क्षेत्र के गड़ा गांव के पास स्लीपर बस आगे चल रही दूध के टैंकर में पीछे से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में शिवहर जिला के 4 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि प्राप्त समाचार के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है। यहाँ मजदूरी करता था और यहाँ से उसके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था। उसके पिताजी का भी तबीयत खराब है, माँ भी हार्ट के पेशेंट है। तो यहाँ से वो दिल्ली काम की तलाश में जा रहा था। जो बस दुर्घटना जो उन्नाव में हुआ है उसकी मौत हो गई, जिसकी खबर मीडिया के माध्यम से यहाँ लोगों को मिला है। अभी हम लोग उनके परिजनों को बताया भी नहीं है। उनकी मम्मी का जो स्थिति देख के हम लोग उनसे छुपा के रखे हैं कि वो अभी ठीक है, लेकिन सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि डेथ हो चुका है, जिसकी पुष्टि वहाँ के पत्रकार और प्रशासन ने भी किया है। उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ से लोग गए। यह बहुत ही दुखद घटना है और हमको लगता है पूरे बिहार के लिए यह जो मजदूर का पलायन होता है ये ऊपर बैठी सरकार देख नहीं पाती है। को मिली है और हम लोग लगातार वहाँ से के जिला प्रशासन से हम लोग टच में हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी हम लोगों को मिला है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। डीएम उन्नाव से भी मेरी बात हुई है और उनसे जो अभी प्राप्त हुआ है 18 घायलों की सूची प्राप्त हुई है। उसमें शिवहर के भी निवासी हैं और 2 डेथ भी कंफर्मेशन हुआ है। वे 2 भी शिवहर के हैं, हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है उनको और उनके परिजनों को सूचना दी गई है। जैसे जैसे कंफर्मेशन वहाँ से आता जाएगा, सूची का हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, तो शिवहर से ही बस खुली थी सर? हाँ, जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है शिवहर से ही कल बस खुली थी और 6 या 7 पैसेंजर का आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ से भी भेजा है डीटीओ को कि वो प्राप्त करें कि कितने लोग यहाँ से बस में सवार हुए थे और बस कितने बजे खुली थी। बाकी उसका और परमिट वगैरह की वैधता वगैरह की जांच करने के लिए का भी आदेश दिया गया है और जांच होने के बाद संबंधित बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। बिहार के मुंगेर में अपराधियों द्वारा अब लूट की घटना को अंजाम देने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है, जहां मुंगेर पुलिस ने एक लूट की घटना का खुलासा किया। ताजा मामला मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लाल दरवाजा का है, जहां अपराधियों ने एक घर में घुसकर की पत्नी का हाथ पैर बांधकर घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़ित के मोबाइल छीनकर पिस्टल के सहारे उसका पासवर्ड लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जहां कोतवाली पुलिस ने 4 लुटेरे को 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और 2 जुलाई की रात में थाना अध्यक्ष कोतवाली को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लाल दरवाजा अंतर्गत राम प्रताप सिंह के घर में और कुछ अज्ञात व्यक्ति घुस के उनको बंधक बना लिए। ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, इनका उम्र 80 ईयर्स है और बंधक बनाने के बाद उनसे लूटपाट की गई। मौके वारदात पे थाना अध्यक्ष और इनके थाना के टीम वहाँ पहुँचे और तो पाया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति इनके राणा प्रताप सिंह जो लाल दरवाजा के रहने वाले हैं
उनके घर में घुसे और उनको दोनों हाथ पांव बांध दिया, टेप लगा दिया और पिस्टल के बल पे उनके घर से 10,000 कैश और मोबाइल से उनका पूरा डिटेल लेके 60,000 ट्रांसफ़र उन्होंने किया। इस संदर्भ में ह्यूमन इंट और टेक्निकल एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस के उपरांत काफ़ी हमारे थाना अध्यक्ष और इनके टीम ने मेहनत की और एसपी सर के मार्गदर्शन और उनके निर्देश पे कार्रवाई चली। काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई, इसी संबंध में क्लू मिला और जो टेक्निकल क्लू था और ह्यूमन इंट क्लू भी मैच किया और फिर इस कांड का उद्भेदन हुआ है, जिसमें 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी लाल दरवाज़ा के रहने वाले हैं। भुट्टो राहुल, निशांत और राकेश। 60,000 रुपीज़ जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ था उसको होल्ड किया गया है और 10,000 जो इन्होंने अपने दोस्त को भेजा था उसको भी होल्ड किया, यानी टोटल 70,000 होल्ड पे है और लूटा हुआ सारा मोबाइल बरामद हुआ। क्या सर ये लोग स्मैक हैं और ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। अब चूँकि स्मैकियर हैं, इन्होंने मनी जहां ट्रांसफ़र किया है उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे और ये जो स्मैक खरीदते थे, कहां से खरीदते थे और कहां बेचते थे या कंज्यूम करते थे, इन सब बातों को हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। और चूँकि कांड अनुसंधान अंतर्गत है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी डाइवर्ज नहीं किया जाएगा, परंतु और भी इसमें गिरफ्तारी शेष है। सर लास्ट सवाल, अभी तक जो कोतवाली इस कांड में है और अभी तक का ये फर्स्ट ऐसा इंस्टेंस आया है जहां बंधक बना के ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया गया। ये भी बात उल्लेखनीय है कि 80 इयर्स के बुज़ुर्ग हैं राम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी, तो ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग है, बट हम लोग इसमें प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं जो भी हम लोगों को लेना है। आपराधिक मामला हम लोग आसपास में प्रतिवेदन दिए हैं कि अगर कोई आपराधिक मामला इन लोगों को है तो उनका संकलन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान पर पूरे देश में एक वृक्ष मां के नाम इस अभियान की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में 51 लाख पौधे इंदौर शहर में लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के विजासन क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। तो वही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के इस अभियान की जमकर सराहना की। दुनिया के सभी देशों ने और उनकी संसद के अध्यक्षों ने कहा कि हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और अपनी अपनी संसद के माध्यम से अपने अपने देश के अंदर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने की एक नया दृष्टिकोण देंगे। और आज ये दृष्टिकोण भारत के अंदर एक नए परिवर्तन का संदेश है। आज पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी का दिया संदेश एक पेड़ मां के नाम, ये संदेश हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के लिए एक नई दिशा देगा। हम सब पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक सब कुछ पर्यावरण के प्रति रही है और इसीलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं और आज भी हम पेड़ की पूजा करते हैं। ये हमारी संस्कृति संस्कार रहे हैं और इसीलिए इस संस्कृति संस्कार को अब भारत से दुनिया की ओर ले जाना है और इसीलिए एक पेड़ मां के नाम ये अभियान देश में तो चलेगा सही, आने वाले समय में दुनिया के देशों के लिए भी एक संदेश होगा। हमेशा भारत की संस्कृति आध्यात्मिक पर्यावरण के नजदीक रही है, इसलिए आज दुनिया जो सोच रही है, भारत के ऋषि मुनियों ने बरसों पहले से दुनिया की इस परिस्थितियों को सोचकर पेड़ों की पूजा का सांस्कृतिक आध्यात्म किया है। और सही कहा महेंद्र सिंह जी ने, जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक युग पुरुष हुए उन्होंने पेड़ के नीचे भी ध्यान लगाकर इस आध्यात्मिक और संस्कृति और संस्कारों में परिवर्तन का संदेश दिया है। इसीलिए हमारी इस वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, उस भविष्य की पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, उनके मन के विचार
किस तरीके से होना चाहिए। हम जैसे भविष्य की पीढ़ी को तैयार करते हैं, जैसे विचार देते हैं, उसी तरीके की पीढ़ी तैयार होती है। और हमारी आने वाली पीढ़ी अगर पर्यावरण के प्रति समर्पित होगी, हम दुनिया के अंदर जो पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त हो रही है, उस चिंता को अगर भारत में सबसे पहले लाकर और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इस अभियान को चलाएगी, तो मेरा विश्वास भरोसा है दुनिया के अंदर इस सारी चुनौतियों का समाधान निकलेगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सुबह से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां शहनाई गार्डन के बाहर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि अतिक्रमण करने वालों को न्यायालय से नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद तहसीलदार पटवारी और पुलिस सुरक्षा में अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही बाकी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से खाली करने का समय दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।